हेलो इंजीनियर्स। तो आज से हम लोग अपना मॉड्यूल 5 स्टार्ट करेंगे जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक कवर करेंगे और अगले लेक्चर में उसके आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये एक मेथड है प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का। मैनेज करने का मतलब क्या, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसका गोल क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, कि इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो होगा वो इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब क्या, कि मतलब अगर हमारा मेमोरी में पहले तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ स्पेस फिक्स्ड होता है, उसके बाद हमारा ये मेन मेमोरी है या फिर प्राइमरी मेमोरी है। इसमें ये 2 MB का है, ये 4 MB का स्पेस है। तो मतलब कि ये 2 MB का जो स्पेस है इसका मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सके, हमारा वेस्टेज सबसे कम हो, इसको कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इसमें लिखा हुआ है नोट करके, अगर हम लोग अपने रैम की डिग्री को इंक्रीज़ कर देते हैं, रैम के साइज को इंक्रीज़ कर देते तो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हमारे रेडियल स्टेट में रह पाएंगे। रेडियल स्टेट में प्रोसेस रहता है मतलब क्या, कि वो इसमें रहता है प्राइमरी मेमोरी में, मतलब कि रैम में रहता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हम लोग देखते हैं, एक कंटिग्यूस है, एक नॉन कंटिग्यूस है। कंटिग्यूस में आता है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग, मतलब क्या, जिसमें हम लोग मेमोरी का जो पार्टीशन है, ये जो हम लोग पार्टीशन किया है 2 MB 4 MB, ये सब पहले से फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग पार्टीशन करते हैं। तो ये डायनेमिक होता है और ये स्टैटिक नेचर का होता है। नॉन कंटिग्यूस में हमारा आता है पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंट पेजिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिक्स्ड पार्टीशनिंग से या फिर स्टैटिक पार्टीशन से। इसमें क्या होता है, हम लोग, मैंने आपको बताया कि स्टैटिकली पार्टीशनड होते हैं। मतलब कि ये अगर हमारा मेमोरी है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम, हम लोग कुछ भी इसको बोल सकते हैं। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जगह फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोगों ने ये पहले से आपको पार्टीशन करके मिलेगा 1 2 3 4। यहाँ हम लोगों ने 4 ही पार्टीशन किया, ये पहले से फिक्स रहेगा। मतलब कि इसमें आप लोग कितने प्रोसेस डाल सकते हैं, तो 4 प्रोसेस डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा एड्रेस जाएगा, हम लोग अगर 1024 पे कौन सा प्रोसेस है, मान लो कि 1024 पे P2 प्रोसेस है, तो अगर हम लोग 1024 पर का हम लोग अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो P2 जाएगा। तो हम लोग एक में एक ही प्रोसेस डाल सकते हैं और ये इसका साइज़ भी पहले से फिक्स्ड होगा और इसका साइज़ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सब हमारा प्रॉपर्टी होता है फिक्स पार्टीशनिंग का। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स्ड, साइज ऑफ इस पार्टीशन मे और मे नॉट बी सेम, और कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, एलोकेशन या फिर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन स्पैनिंग जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारे डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं फिक्स पार्टीशनिंग के। तो पहला होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारा ये मेन मेमोरी है या रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले से जगह फिक्स्ड है और ये फिक्स पार्टीशनिंग है, तो पहले से सारा जगह फिक्स होगा। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। फर्स्ट वाला हम लोग लेते हैं 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB, हम लोगों ने डिफरेंट लिया है। तो P1 हमारा प्रोसेस है जो कि है 2 MB का। तो इसको अगर हम लोग लिस्ट सबसे कम पार्टीशन का, जो सबसे कम जिसका साइज़ है जिस ब्लॉक का, उसमें भी अगर हम लोग डालते हैं मेन मेमोरी के, P1 को हम लोगों ने यहाँ डाला, तो ये इसका 2 MB लेगा, लेकिन 2 MB जो है हमारा यूटिलाइज नहीं हो पाया, वो खाली रह गया। तो इसी को हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हम लोग यहाँ डिफिनीशन देखते हैं, अगर पार्टीशन जो हमारा रैम में है वो उसका साइज़ जो है ग्रेटर दैन हो जाए रिक्वायर्ड, जितना साइज़ हम लोग को प्रोसेस को रिक्वायर्ड है उससे, तो कुछ अमाउंट हमारा मेमोरी का जो होगा वो अनयूज्ड रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा हमारे पार्टीशन में, जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा 4 MB था पार्टीशन का साइज, 2 MB था, हमारे प्रोसेस को 2 MB चाहिए था स्टोर होने के लिए, मतलब ये ग्रेटर हो गया तो हमारा 2 MB जो है वो अनयूटिलाइज रह गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है फिक्स पार्टीशनिंग का, कि लिमिट द प्रोसेस इन साइज। ये प्रोसेस को साइज में लिमिट कर देता है कि जितना हमारा यहाँ पार्टीशन है उतना ही का हम लोग प्रोसेस ले सकते हैं, उससे ग्रेटर का प्रोसेस अगर आएगा तो हम लोग नहीं स्टोर कर पाएंगे। दूसरा होता है लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी लिमिट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पार्टीशन है, मतलब कि यहाँ 4 है तो 4 ही प्रोसेस को ये रख पाएगा रेडियल स्टेट में। चौथा है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का हम लोग यहाँ डिफिनीशन देखते हैं। Although we are having availability of memory in different slots and addition of all those slots is equals, हम लोग इसका यहाँ डायग्राम से देखते हैं, वो ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा।
ये हमारा एक मेन मेमोरी है जिसमें हमारा 3 पहले से फिक्स पार्टीशनिंग है, तो पहले से 3 पार्टीशन किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 MB का प्रोसेस रखा हुआ है, टोटल ये 3 MB का है, 2 MB का यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ है, P1 है। यहाँ P2 है, ये भी 3 MB का, ये भी 3 MB का, इसमें 2 MB का प्रोसेस है, 1 MB यूटिलाइज नहीं है। इसमें हमारा 1 MB का प्रोसेस है और 2 MB यूटिलाइज नहीं है। अब हमारे पास कोई प्रोसेस P4 है जिसका साइज़ है हमारे पास 5 MB। पहले तो हमारे लिए प्रोसेस P4 के लिए स्लॉट खाली नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को जोड़े तो यहाँ से 2 MB का है, यहाँ से 1 MB का है, यहाँ से 2 MB का है, मतलब टोटल 5 MB मेमोरी तो हमारा अनयूटिलाइज इस मेमोरी में पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। और हमारे पास प्रोसेस P4 है जिसका भी साइज़ 5 MB है, लेकिन हम लोग इसको इसमें ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सब हमारे अलग अलग स्लॉट्स में पड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें नोट करके लिखा, वेन एवर देयर इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा तो वहाँ मस्ट है कि एक्सटर्नल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन उसी कारण तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हुआ है। और एडवांटेज इसका ये होता है फिक्स पार्टीशनिंग का कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक पार्टीशनिंग या फिर वेरिएबल पार्टीशनिंग। इसमें कोई पहले से फिक्स्ड पार्टीशन नहीं होता है, रन टाइम पे प्रोसेस के साइज़ के बेसिस पे पार्टीशन किया जाता है, और प्रोसेस पार्टीशन का जो साइज़ होगा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोसेस के साइज़ के बेसिस पे अगर पार्टीशन किया जा रहा है तो अलग अलग साइजेस के प्रोसेस होते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि हर पार्टीशन का साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होता है तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले से कोई पार्टीशन नहीं है, हमारा एक 5 MB का प्रोसेस आया तो ये क्या करेगा, इस 5 MB के प्रोसेस को यहाँ से 5 MB अलॉट कर देगा। उसके बाद हमारा 2 MB का प्रोसेस आया, 2 MB का प्रोसेस को यहाँ से ये अलॉट कर देगा। तो मतलब क्या कि इसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है एडवांटेज इसका, नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस और डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं कि इसमें कितना प्रोसेस स्टोर हो सकता है, ठीक है। और देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द प्रोसेस साइज, प्रोसेस साइज का भी कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि ये पहले से हम लोग इसमें प्रोसेस साइज मतलब क्या एक पार्टीशन फिक्स ही नहीं किया कि हाँ ये 5 MB का है, इसमें 5 ही MB का आ पाएगा, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग अगर पहले 2 MB का आता तो उसको पहले 2 MB का अलॉट कर देते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा डिसएडवांटेज के एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन इसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है और इसका एलोकेशन और डी एलोकेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि डायनेमिकली करना पड़ता है एलोकेशन और डी एलोकेशन। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है ये कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है, तो ये एक मेथड होता है जिससे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव किया जाता है। तो कैसे रिमूव किया जाता है तो देखते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑल द प्रोग्राम्स विल बी अरेंज इटसेल्फ इन सच अ मैनर दैट द रिमेनिंग मेमोरी पार्टीशन कलेक्टेड एट द एंड ऑफ मेमोरी एंड अनदर प्रोसेस कैन यूज द मेमोरी इन कंटिन्यूअस मैनर। जैसे कि ये हमारा मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ है स्पेस, 1 MB का प्रोसेस, 2 MB स्पेस खाली, ओवरऑल 3 MB का था, ये भी 3 MB का था पार्टीशन, ये भी 3 MB का था पार्टीशन, यहाँ 2 MB का यूटिलाइज़ किया है, 1 MB का खाली, यहाँ 2 MB का खाली, और यहाँ मान लीजिए कि 1 MB का यूटिलाइज़ किया गया है, 2 MB वैकेंट है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ये रिमूव करता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्या करता है कि सारे प्रोसेस को इस तरह से शिफ्ट कर देता है कि जो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से जो मेमोरी अनएलोकेटेड मेमोरी सब जो बच रहा था, जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, उन सबको वो सबसे नीचे में ले आता है। उसके बाद हम लोग उसको किसी भी प्रोसेस को अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा OS, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 MB को यहाँ पे कर दिया, उसके नीचे 2 MB, ये सब यूटिलाइज वाला है, मतलब ये वाला 1 MB यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 MB यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 MB यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो बचा है स्पेस जो यूटिलाइज नहीं हुआ था, उन स्पेस को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। कितना था वो 5 MB था, तो ये 5 MB हमारा वैकेंट यहाँ पे आ गया, तो इसी को हम लोग कॉम्पैक्शन कहते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं कॉम्पैक्शन के, तो कॉम्पैक्शन इज़ लाइक कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करते हैं मतलब क्या, यहाँ का प्रोसेस कॉपी किया,
यहाँ पर से कॉपी किया, यहाँ पे जो स्पेस फ्री था उसमें पेस्ट कर दिए, फिर ये वाला को यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे जो स्पेस फ्री था उसमें पेस्ट कर दिए। तो ये जो होता है ये एक कॉपी पेस्ट की तरह होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन में है तो पहले प्रोसेस को हम लोग को स्टॉप करना होगा, उसके बाद फिर उसको कॉपी पेस्ट करना होगा, क्योंकि प्रोसेस का अभी हमारा एड्रेस है 1024 और एग्जीक्यूट हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है कि इस पर कॉम्पैक्शन अप्लाई करना, तो पहले इसका एग्जीक्यूशन हम लोग को स्टॉप करना होगा, फिर जा कर के हम लोग इसको यूटिलाइज मतलब क्या कॉम्पैक्शन इस पर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो प्रोसेस का एड्रेस भेजेंगे, अब मान लीजिए कि प्रोसेस पे कॉम्पैक्शन लगाने, प्रोसेस का एड्रेस अब हो गया है 1000, तो अब 1000 भेजेंगे और तब इस पे हमारा जो होगा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। वेरियस एलोकेशन मेथड इन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में बहुत सारे एलोकेशन मेथड्स होते हैं। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट फिट, जो पहले आएगा वो पहले स्पेस पाएगा। एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, मतलब क्या अगर हमारे पास मेमोरी है, इसमें ओएस है 2 MB 4 MB 6 MB, इसमें कह रहा है एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ। सबसे पहला होल जो कि हमारे पास प्रोसेस P1 है वो है 2 MB का, तो ऊपर से ये देखता है फर्स्ट फिट, पहले देखता है कि या इसके लिए ये फिट है तो बिल्कुल ये बिग इनफ है इसके लिए, इसको यहाँ पे डाल देगा। नेक्स्ट फिट क्या कहता है, सेम एज फर्स्ट फिट बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट एलोकेटेड होल। इसमें अगर हम लोग प्रोसेस P1 यहाँ पे डाल दिए और P2 है हमारा 6 MB का, तो ये भी पहला ऐसा होल चूज़ करेगा जो कि हमारे लिए बिग इनफ हो, लेकिन ये शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा, ये जैसे पहले वाला एलोकेट हो गया तो इसके नीचे वाले से स्टार्ट करेगा। तो 4 MB नहीं, ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो 6 MB हाँ, तो यहाँ P2 डाल देगा। तीसरा है बेस्ट फिट, एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, मतलब कि अगर हमारे पास P2 है, अब P3 है 1 MB का और ये मेमोरी मान लो कि खाली है, ये सब खाली है हमारा, ये हमारा खाली है। तो अब क्या कर रहा है कि ये P3 1 MB का है, तो हमारा बेस्ट फिट करेगा कि वो सबसे छोटा होल जब जो कि P3 के लिए बेस्ट फिट हो, मतलब P3 को हम लोग 6 में नहीं डाल सकते, ये हमारा बेस्ट फिट नहीं होगा। बेस्ट फिट होगा कि अगर हमारा P3 1 MB का है तो इसको हम ये 2 MB वाले में डालें, ये होता है हमारा बेस्ट फिट। और वर्स्ट फिट क्या होता है कि हम लोग P3 जो है वो हमारा 1 MB का है, लेकिन उसको हम लार्जेस्ट वाला जो होल हो उसमें डाल दें, मतलब क्या P3 को हम लोग सीधा 6 MB में डाल दें। That's all for this video. Thank you for watching.